अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत संभालने के 8 दिन बाद बिलाखिर वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना ने आज हल्फ उठा लिया है। काबीना में पीपल्स पार्टी, JUI और MQM समेत दीगर इत्तेहादी जमातों को भी जगह दी गई है, लेकिन इसके बावजूद इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज हल्फ नहीं उठाया और नवाज शरीफ के साथ मुशावरत के लिए उनके लंदन जाने की खबर सामने आई है। नई वफाकी काबीना में 31 वफाकी वुज़रा, 3 वुज़राए मुमलिकत और 3 मुशीर शामिल हैं। काबीना में नून लीग के 14, पीपल्स पार्टी के 9, JUI के 4, MQM के 2 और बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी से एक वजीर शामिल है। राना सनाउल्लाह को वजारत दाखिला जबकि ख्वाजा आसिफ को दिफा का कलमदान सौंपा गया है और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को एक बार फिर वजारत खजाना की जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि मरियम औरंगजेब को इत्तलात की वजारत दी गई है। पीपल्स पार्टी की नाराबानी खर को वजीर मुमलिकत बराए खारजा बनाया गया है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनका नाम वजीर खारजा के लिए लिया जा रहा है, उन्होंने आज हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत तो की मगर मौजूद होने के बावजूद हल्फ नहीं उठाया। और फिर मीडिया पर यह खबरें सामने आई कि पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब के ओहदे लेना चाहती है, लेकिन इन इख्तिलाफी मामलात पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हाथ उठा लिए हैं और बिलावल को नवाज शरीफ से बराह रास्त बात करने का मशवरा दे दिया है। और बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और इख्तिलाफी मामलात पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो के लंदन से वापसी पर हल्फ उठाने का इम्कान है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि वजारत खारजा के मामले पर नून लीग से कोई डेडलॉक नहीं है। बिलावल भुट्टो ANP, BNP और मोहसिन दावड़ को वजारत मिलने के बाद हल्फ उठाना चाहते हैं। एलामिया के मुताबिक बिलावल भुट्टो इत्तेहादी हुकूमत के क़याम पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद देने जा रहे हैं। वफाकी काबीना का ऐलान होते ही इस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से तनकीद भी शुरू हो गई है। फवाद चौधरी ने अपनी 2 ट्वीट्स में लिखा है कि चूचू का मुरब्बा काबीना के नाम पढ़ें, लगता है सेंट्रल जेल का हाजिरी रजिस्टर है, सारे बड़े डाकू काबीना में शामिल हो गए हैं। वजीर आजम समेत काबीना के 24 अरकान जमानतों पर रिहा मुल्जिमान हैं। नई काबीना से चेयरमैन सेनेट की बजाय IG जेल खाना जात अगर हल्फ लेता तो दुनिया को ज्यादा अच्छा और वादे पैगाम दिया जा सकता था। कुलभूषण यादव ही जेल में रह गया है, बाकी तो सब वजीर बन गए हैं। लेकिन फवाद चौधरी को जवाब देते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने 2 ट्वीट्स में लिखा कि अब सेंट्रल जेल के हाजिरी रजिस्टर का सफा पलट चुका है। मुजरिम 4 साल मुल्क पर मुसल्लत और बेगुनाह जेलों में रहे। अल्लाह ताला ने अपने करम से बेगुनाहों को इज्जत दी है और सुरखरू किया है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का नज़ारा आज अवाम को दिखा दिया है। दूसरों को रुस्वा करने की कोशिश करने वाले खुद खुआर हो गए हैं। अब आइन शिकन और घड़ी चोर जेल जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने गवर्नर सिंध के लिए MQM पाकिस्तान से और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से गवर्नर बलूचिस्तान के लिए नाम मांग लिए हैं, जबकि कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर के लिए JUI के जाहिद अकरम दुर्रानी के अलावा किसी और ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, जिसके बाद वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी मुलाकात की और आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्विटर पर यह भी लिखा कि इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ 3 वोटों पर खड़ी है। आज अख्तर मेंगल की काबीना में शमूलियत न होने के बाद अगर वो एतमाद का वोट नहीं देते तो प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत फारिग हो जाती है। आइन के मुताबिक सदर मुमलिकत किसी वक्त भी इस नाम निहाद हुकूमत को एतमाद के वोट का कह सकते हैं। अब आइन की शिक 91(7) के मुताबिक वजीर आजम सदर की खुशनुदी के दौरान ओहदे पर फाइज रहेंगे, लेकिन सदर इस शिक के तहत अपने अख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक कि उसे ये इत्मीनान ना हो कि वजीर आजम को कौमी असम्बली के अरकान की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं है, और उस सूरत में वो कौमी असम्बली का इजलास तलब करेगा और वजीर आजम को असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने का हुक्म देगा। ये बड़ी अहम बात है। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, आज वो भी वफाकी वजीर मनसूबाबंदी का उन्होंने हल्फ उठाया। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब हल्फ भी उठा लिया, इख्तिलाफात भी सामने आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने आज हल्फ नहीं उठाया है, उन्हें क्या वाकई मजीद ओहदे चाहिए या जो दूसरे इत्तेहादी हैं वो चाहते हैं कि वो उनके साथ हल्फ उठाया जाए और आप लोग रेजिस्ट कर रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है इत्तेहादियों के हल्फ उठाने का, चूँकि BNP ने एक मुतालबा किया है कि जो चागी का वाक़या है उसकी तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए और उसके बाद वो हल्फ उठा लेंगे। और BNP की क़यादत ने कहा है कि वो इस हुकूमत को अपनी सपोर्ट भी देते रहेंगे। और मैं ये बात रिकॉर्ड पे भी लाना चाहता हूँ कि BNP और बाप पार्टी के जो अरकान हैं वो इस कोलेशन फॉर्मेशन की बातचीत में सबसे ज़्यादा ऑनरेबल थे। इन्होंने किसी किस्म के कोई वजारतों की बात नहीं की बल्कि अपने इश्यूज़ की बात की है। लिहाजा ये कहना कि वो किसी किस्म की नाराज़गी का शिकार है, मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। उनके अपने मुकामी बलूचिस्तान के हवाले से चंद मुतालबात हैं और वो हम इंशाल्लाह हल करेंगे। और हम कमिटेड हैं कि बलूचिस्तान की जो महरूमी है, जो वहाँ के अवाम की शिकायत हैं, सब स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर उनका इजाला किया जाए।
तो क्या मोहसिन दावड़ को आप वजारत देने को तैयार नहीं है? उनके लामे में लिखा है कि मोहसिन दावड़ एएनपी और बीएनपी के को वजारत मिलने के बाद हल्फ उठाना चाहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। देखिए, ऐसी मेरा नहीं ख्याल कोई बात है, क्योंकि जो एक तमाम जमातों की ग्रुप था उसके अंदर तमाम मिनिस्ट्रियल पोजीशंस के लिए पिछले 5-7 दिनों के अंदर तफसील के साथ बातचीत हुई है और कोई ऐसा मेक और ब्रेक नहीं है कि वह काबीना के ऊपर कोई नाराज है। ये असल में पीटीआई के जो लोग हैं अब परेशान हैं, ये जल्दबाजी में जज्बाती पने में इस्तीफे दे चुके हैं। अब इनको कौमी असेंबली से निकलने का गम खाया जा रहा है। तो मैं अभी इनको ये दरख्वास्त करूंगा कि ये बचगाना बातें छोड़ें, कौमी असेंबली के अंदर आएं। अगर ये चाहते हैं कि आम इंतखाबात हों तो आम इंतखाबात भी इंतखाबी इस्लाहात के बगैर नहीं हो सकते और इंतखाबी इस्लाहात के लिए इनको कौमी असेंबली की कार्रवाई का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो लिहाजा जो इन्होंने बचपने में या जिद में या इमरान खान साहब के कहने पर इस्तीफे दे दिए हैं, वो इस्तीफे इन्हें वापस लेने चाहिए। मैं इस पर आ रहा हूं कि क्योंकि उन्होंने एक तलवार लटकाई हुई है आपके सर पर, उस पर बात करने से पहले क्योंकि अगर ये वजह भी नहीं है तो क्या फिर ये वजह है कि पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब के ओहदे लेना चाहती है और शहबाज शरीफ साहब ने हाथ उठा लिए कि जाके नवाज शरीफ से बात कर लें, इसलिए बिलावल भुट्टो जा रहे हैं लंदन और नवाज शरीफ साहब से बात करेंगे? क्या फिर ये वजह है कि पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा मांग रही है? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हर पार्टी का अपना अपना ख्वाहिश हो सकती है। मैं ये जरूर कहूंगा कि ये हुकूमत कोई ऐसी हुकूमत नहीं है कि जिसमें हम 5 साल के टर्म की मनसूबाबंदी करें। ये एक इंटरिम गवर्नमेंट है जो साल रहेगी, 8 महीने रहेगी, 14 महीने रहेगी, इसके बारे में कतईयत के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस हुकूमत ने बिल आखिर आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेकर जाना है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हम सब का जो फर्ज है और अवाम की भी तवक्कुआत यही है कि चूंकि ये एक ब्रॉड बेस्ड कोलिशन है, ब्रॉड बेस्ड कोलिशन होते हुए हम वो रिफॉर्म्स बरूए कार ले आए कि जो मुल्क के मफाद में है, जिससे इंतखाबी इस्लाहात हो सकती हैं, मुल्क की मईशत को संभालने में मदद मिल सकती है। तो हमारा अगर पर्सपेक्टिव ये हो कि हमने जितनी मुद्दत भी हमें मिलेगी उसमें कुछ रिफॉर्म्स लानी है, मुल्क में इस्तेकाम लाना है और आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन करनी है, फिर इलेक्शन में जिसको जो वोट देंगे अवाम उसकी अक्सरियत होगी। मगर आप 8-10 महीने कैसे रहेंगे अगर आप इन सारे इत्तेहादियों की ख्वाहिशात नहीं पूरी करेंगे? तो आइन की शिक 91(7) के तहत सदर मुमलिकत एतमाद का वोट लेने को कह सकते हैं और कोई एक भी इत्तेहादी नाराज हुआ तो 172 वोट आपके पास नहीं होंगे और आपकी हुकूमत तहलील हो जाएगी। तो फिर ये आप इनको मनाने में लगे रहेंगे या कुछ डिलीवरी करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी कोई जो ये डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं उसमें हकीकत नहीं है। ये तमाम जमातें, इनको मालूम है कि बहुत हाई स्टेक्स हैं, अवाम की बहुत तवक्कुआत हैं। जो भी इस कोलेशन को साज करेगा वो अपना सियासी नुकसान करेगा। लिहाजा कोई भी इस कोलेशन को कमजोर करने का बोझ अपने ऊपर नहीं लेगा और ये हुकूमत इंशाल्लाह कामयाबी से जो उसका एजेंडा है उस पर अमल दरामद करेगी। बाकी जब एक ब्रॉड बेस्ड कोलेशन हो उसकी एडवांटेज भी होती है, डिसएडवांटेज भी होती है। एडवांटेज ये होती है कि उसके पुश्त के ऊपर एक वसी ताईद होती है, डिसएडवांटेज ये होती है कि आपको तमाम चीजें मुशावरत के साथ तय करनी पड़ती हैं। बाज़ औक़ात वो जल्दी हो जाती है, बाज़ औक़ात टाइम लेती है, लेकिन बिल आखिर जहाँ मुशावरत होती है वहाँ खैर होती है। वैसा मगर मसला ये है कि आप लोगों ने इलेक्शन भी तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है ना। अब ठीक है, एमक्यूएम का शायद आप लोगों से बराह रास्त मुकाबला नहीं है, ज़्यादा तहरीक इंसाफ से है। पीपल्स पार्टी का अंदरून सिंध में आप लोगों से मुकाबला नहीं है ज़्यादा, मगर पंजाब में तो पीपल्स पार्टी भी चाहेगी कि आप लोगों के मुकाबले में साउथ पंजाब में इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते। तो बहुत सारी ऐसे मसाइल हैं जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा कि ये आपके साथ रहेंगे या फिर जो आपके फेलियर्स होंगे, आपकी नाकामियां होंगी पॉलिसी की, वो आप पर डालकर दूर हटना चाहेंगे। देखिए, इससे पहले 2002 में आपको याद होगा शाहजेब के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ARD का हिस्सा थे और हमने 2002 का इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ा और उसके बाद भी हम बदस्तूर ARD का हिस्सा रहे। ये जो तमाम पुरानी जमातें हैं इस कोलेशन के अंदर, ये बड़ी मंझी हुई हैं। ये अगरचे एक दूसरे की हरीफ हैं लेकिन ये एक दूसरे की दुश्मन नहीं रही। अब ये समझती हैं कि कहाँ पर हमें अपनी सियासत करनी है और कहाँ पर हमें इश्तराक के साथ पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है, आइन और जमहूरियत के लिए कोलैबोरेट करना है। तो ये इनके अंदर कंपटीशन करने की और कोलैबोरेशन करने की बैक वक्त सलाहियत है, ये एक बड़ा अच्छा पहलू है। वैसा मगर आपकी जब हुकूमत बलूचिस्तान में गिराई थी, पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब ने लीड किया था उसमें
और फिर देखा आपने क्या हुआ था, फिर किस तरह से संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया गया था। तो आप माजी बईद में जा रहे हैं, माजी करीब की मिसालें कुछ और हैं, जहां जहां आप लोगों के इंटरेस्ट एक दूसरे के डिफरेंट होते हैं और कहीं ना कहीं इदारे शिफ्ट करते हैं तो शिफ्ट आ जाती है। वो देखिए शाहजेब, जो भी कोई एक्सपीडियंसी करता है उसको तारीख में बहुत देर इंतजार नहीं करना पड़ता। अब तारीख की रफ्तार बहुत तेज हो गई है, तो बहुत ही जल्द उसको तारीख के आगे शर्मसार भी होना पड़ता है। अगर किसी ने उस वक्त बलोचिस्तान की हुकूमत को गिराने में हिस्सा लिया था तो आज वो उस पर ना अतरा सकते हैं, ना फख्र कर सकते हैं, बल्कि शर्मसार ही होते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि तारीख से सब कुछ सीखते हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम एक इस्तेकाम के साथ इलेक्शन की तरफ जाएंगे। क्योंकि तारीख से आपने जो सीखा था उसमें जब आप गए 2018 के इलेक्शन में तो जाहिर है नवाज शरीफ साहब का पूरा बयानिया था और उसके बाद भी जो आपकी कैंपेन थी कि उन्हें निकाला गया, खलाई मखलूक की बात करते थे वो। अब उल्टा नहीं हो गया है तो आपका वोटर सपोर्टर आपसे कितना मुतमईन होगा कि इमरान खान साहब का बयानिया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इमरान खान साहब का बयानिया है कि अदालतों ने मेरे साथ ज्यादती की है और आप लोगों के खिलाफ के साजिश के तहत निकाला है। तो आपको के लिए बड़ा कंपटीशन ये नहीं है कि आपको अपने कारकुन को भी बताना है कि भाई हम अब खलाई मखलूक की गोद में नहीं बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने निकाला है इमरान खान को और हम आए उनके जरिए। मैं समझता हूं कि जो आपने बात की हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। मैं समझता हूं कि हमारे बयानिए की जीत हुई है। हमारा बयानिया ये था कि जो पाकिस्तान के कौमी इदारे हैं इन्हें पाकिस्तान की सियासत में न्यूट्रल होना चाहिए, इसलिए कि ये इदारे किसी एक जमात की प्रॉपर्टी होना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये पूरी कौम की प्रॉपर्टी है, हर जमात को इनके जिंदाबाद का नारा लगाना चाहिए। तो अगर माजी के अंदर कुछ इदारों की तरफ से सियासी मुदाखलत हुई और अब अगर उन्होंने न्यूट्रल पोजीशन लिया, ये तो उस बयानिए की जीत है। और अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि माजी में उनके ऊपर एक छतरी थी और वो छतरी हमेशा के लिए रहनी चाहिए थी और अगर वो छतरी उतर गई है तो दरअसल वो न्यूट्रलिटी उनके खिलाफ चली गई है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत कुछ समझने के लिए फिर काफी है। और अगर उनको तकलीफ है कि रात को अदालत क्यों लगी, तो उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि उन्होंने आइन तोड़ा था और सुप्रीम कोर्ट आइन की गार्डियन है। ये सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है कि जब आइन चिकनी हो तो वो उसका नोटिस ले। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी रियासत ने एक सिल्वर लाइनिंग दिखाई है कि यहाँ पर अगर कोई आइन के साथ खेलेगा तो इसके रियासती ढांचे में इतनी सख्त है, इतनी जान है कि ये उसको कन्फ्रंट कर सकती है और मुल्क को आइन के रास्ते पे दोबारा चला सकती है। वैसे आज भी अदालत के अहम रिमार्क्स है वो भी हम आवाम के सामने रख दें, मगर उससे पहले मुझे ये बता दें, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कंसेंसस हो गया था आप दोनों जमातों का, इसका नाम प्रपोज किया गया था हुक्मरान उस वक्त की जमात की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, सिकंदर साहब का, सिकंदर सुल्तान साहब का नाम प्रपोज किया गया था। वो कह रहे हैं ये तो नाम फौज ने दिया था। क्या आप लोगों को भी यही बता के कन्विंस किया गया था कि फौज की तरफ से ये नाम आया है तो इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दें? बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी। हुकूमत के पैनल में इनका नाम था और हुकूमत ने इनकी बहुत तारीफें की और आपको मालूम है कि उस वक्त जो इनके चंद एक सीनियर वजीर थे वो भी इनके कसीदे पढ़ते थे और कंसेंसस की खातिर हमने इनको समझा कि ये एक बेहतर उम्मीदवार हैं, तो अपोजिशन ने इनके नाम के साथ इत्तफाक किया था। लेकिन जब भी कोई इदारा या कोई फर्द अपना काम आजादाना तौर पे अदा करता है तो इमरान खान साहब उसको दुश्मन समझते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी इदारा हो या जो भी फर्द हो वो इनकी ताबेदारी करे और अगर इनकी ताबेदारी नहीं करेगा तो वो मुल्क दुश्मन है, वो गैर जानिबदार नहीं है। जब डस्का में इनकी चोरी पकड़ी गई, इन्होंने डस्के के अंदर इलेक्शन को चुराया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा कर लिया, ब्रॉड डे लाइट रॉबरी की वोटों के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ने जब उसके ऊपर फैसला दिया तो ये नाराज हो गए। फिर इसी तरह फॉरेन फंडिंग केस जो है पिछले 8 साल से तकरीबन चल रहा है और ये हीले बहाने करते रहे कि इसको खुफिया रखें, कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत। देखिए नवाज शरीफ साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है शाहजेब, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया कि अपने बेटे की कंपनी से 10,000 दरम आपने वसूल नहीं किए और उनको शो नहीं किया अपना एसेट जो कि आपने वसूल करने थे। यहाँ पे इमरान खान साहब के करोड़ों रुपए साबित हो गए, कंसील किए गए हैं, छुपाए गए हैं, गबन किए गए हैं, ममनुआ जराए से फंडिंग लेते रहे हैं और 7 साल से वो सियासत के अंदर देखते हैं इलेक्शन कमीशन रोजाना की बुनियाद पर इसकी समाअत कर रहा है। आज भी समाअत हुई, क्या फैसला आता है। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम आपको बता दें नाज़रीन कि आज सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान अहम रिमार्क सामने आए और दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि हमारे यहाँ कल्चर बन गया है कि फैसला आपके हक में हो तो इंसाफ का बोलबाला
खिलाफ हो तो इंसाफ दागदार। एक अमरीकी जज से पूछा गया कि अदालती फैसलों पर अमल ना हो तो आपके पास तौहीन अदालत का इख्तियार है, तो अमरीकी जज ने बताया कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना करने का तसव्वुर ही नहीं है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर इतना एतबार है कि मिनोअन अमल किया जाता है। आज अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स भी सामने आए। क्या इख्तिलाफ है पीपल्स पार्टी और नून लीग में, क्यों बिलावल भुट्टो ज़रदारी जा रहे हैं लंदन? इस पर अब बात करते हैं बाखबर सहाफ़ी सीनियर साहब के तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, फाइनली काबीना ने हल्फ उठा लिया है, मगर बिलावल भुट्टो ने आज भी हल्फ नहीं उठाया। अब नून लीग कह रही है कि वो वापस आकर उठा लेंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि जी बिलावल भुट्टो एएनपी, बीएनपी और मोहसिन दावड़ को वजारत मिलने के बाद हल्फ उठाना चाहते हैं। फिर एक खबर ये आई कि वो जा रहे हैं लंदन और नवाज शरीफ से मिलेंगे। जो कुछ पीपल्स पार्टी को चाहिए वो नवाज शरीफ साहब से जाके मांगा जाएगा। क्या हो रहा है एग्जैक्टली? असल में इस मुल्क की बदकिस्मती ये कि हमें हर वक्त किसी न किसी लाडला हमारे सरों पे मुसल्लत होता है। तो अभी तक इमरान खान साहब लाडलेपन का मुजाहरा कर रहे थे और अब बिलावल साहब जो है वो लाडले बने हुए हैं। अब पहली बात तो ये है कि अगर आपने कैबिनेट मेंबर बनना है तो फिर आप तो ज़ाहिरी बात है कि शहबाज शरीफ साहब की टीम का हिस्सा होंगे, तो दीगर वज़रा की तरह आप उस तकरीब में शरीक हैं और आप हलफ नहीं उठा रहे हैं अपने आप को दूसरों से, या आप बर्तर समझते हैं या कुछ और समझते हैं। दूसरा ये बात भी गलत है, बल्कि इत्तेहादियों को ज़्यादातर पीपल्स पार्टी ने नाराज़ किया है, क्योंकि इन्होंने अपने आप से उनको जोड़ रखा था, लेकिन काबीना में ना एएनपी के लिए कोई खातिर खा हिस्सा दिलवा सकी पीपल्स पार्टी, ना मैंगल साहब के लिए दिलवा सकी, ना महमूद खान अचकज़ई साहब के लिए दिलवा सकी, फिर खुद ना मोहसिन दावड़ के लिए दिलवा सकी। फिर खुद जो इनका अपनी जो तकसीम हुई है तो उसमें अगर आप देखें तो वही सिंध का या मैक्सिमम जनूबी पंजाब का गलबा नज़र आता है, और इस तरह लगता है कि पीपल्स पार्टी ने अपने आप को सिर्फ सिंध तक महदूद कर लिया है। मोहसिन दावड़ साहब, आपको याद होगा कि पीटीएम से जिनके कहने पे पीडीएम से बिलावल साहब निकले थे, तो उस वक्त उससे पहले उन्होंने मोहसिन दावड़ साहब को पीडीएम से निकाला था। तो वो मेरे ख्याल में अब पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा काफ़ी, जिस तरह मौलाना साहब भी अपना खातिर खा हिस्सा ले चुके हैं और वो भी ले चुके हैं, तो पीपल्स पार्टी के आगे के लिए कुछ और भी अज़ाइम हैं और मज़ीद से मज़ीद लेना चाहती है। तो वो बिलावल साहब मेरे ख्याल में उसके लिए लंदन गए हुए हैं, इत्तेहादियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। साहब, मगर ये इत्तेहाद सिर्फ पीपल्स पार्टी के वोटों पे तो नहीं खड़ा है। अगर मैंगल साहब अलग हो जाएं और सदर पाकिस्तान कहते हैं कि एतमाद का वोट लें, तो भी शहबाज शरीफ साहब के लिए मसाइल हो सकते हैं। अगर मुनव्वर अराकीन साथ ना हुए या फिर 63 के तहत कुछ और फैसला आ गया, तो ये अफोर्ड कर सकता है इत्तेहाद? आपके ख्याल में चल पाएगा इत्तेहाद अगले इलेक्शन तक, अगर इलेक्शन 2023 में होना है बकौल इनके? मेरे ख्याल में अगर इन बड़ी पार्टियों का ये रवैया रहा तो ये कंपनी भी नहीं चलेगी, क्योंकि आप देखें कि एक तो ये है कि अगर असेंबली पहले सिलेक्टेड थी तो वो अब भी सिलेक्टेड है, और ये नहीं है कि उसके लीडर ऑफ द हाउस बदलने से कोई उसके सिलेक्टेड होने की हैसियत बदल गई है। तो इसका असल मकसद तो ये होना चाहिए कि वो रिफॉर्म्स करे, वो इंतखाबी इस्लाहात करे और मुल्क को एक ट्रैक पे लगाए और फिर इंतखाबात की तरफ जाए। तो उसके लिए एक कौमी कंसेंसस चाहिए होगा, और कौमी कंसेंसस के लिए ज़रूरी है कि आप बलूचिस्तान को भी नुमाइंदगी कमा हक को दे दे, आप खैबर पख्तूनख्वा को भी दे दे, आप सूबों के बैलेंस को भी मद्देनज़र रखें। और फिर ठीक है, एक जमात की पिछले इलेक्शन में उसकी सीटें कम आई होंगी, अब मसलन एएनपी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई मौसर जमात नहीं है, या अचकज़ई साहब की जमात है, या मैंगल साहब की जमात है, या बाकी बाप पार्टी के जमात हैं। तो ये बहरहाल उनको एक शिकवा है, और अगर इन दोनों बड़ी जमातों का रवैया ये रहा तो आगे फिर इनके लिए अपना ये निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया सलीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पीपल्स पार्टी सारे मामले पर क्या कह रही है, कमरुज़्ज़मा कायरा साहब से मौक़िफ़ मालूम करेंगे। आज वो भी काबीना में शामिल हुए हैं। एक ब्रेक के बाद
आखिर आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने हल्फ क्यों नहीं उठाया? क्या वाकई इख्तलाफात हैं? क्या पीपल्स पार्टी की वाकई डिमांड ज़्यादा हैं? आज बने हैं मुशीर वज़ीर आज़म कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद। कायरा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब मौजूद थे बिलावल भुट्टो जरदारी, फिर भी उन्होंने हल्फ नहीं उठाया। फिर ये खबर आई कि वो लंदन जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करेंगे, और साथ ही ये खबरें आई कि पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब के ओहदे लेना चाहती है, जिस पर शहबाज शरीफ ने हाथ उठा दिया और कहा कि जाके आप नवाज शरीफ साहब से ही मांग लें और उनसे बात कर लें। दुरुस्त है ये? सर, गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट का कोई नया डिमांड नहीं की। ये तासर बड़ा अजीब सा आ रहा है। चेयरमैन सेनेट तो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड इशू है, उसके ऊपर तो कोई नई बात होनी नहीं, वो तो तयशुदा मामला है। दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब कौमी असेंबली के लीडर ऑफ द हाउस बने हैं, क्योंकि उनकी जमात की अक्सरियत है। सेनेट में हमारी जमात की अक्सरियत है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम है, तो लॉजिकली हमारा हक बनता है। वो दोनों बातें तो तयशुदा है। अब इस सारे अमल के अंदर हर जमात ने अपना हिस्सा से बराबर साइज के मुताबिक लेना है जो उनका असेंबली के अंदर है। पीपल्स पार्टी ने ना तो अपने हिस्से से ज्यादा कुछ डिमांड किया है। अगर आप वजारतों को देखेंगे तो पीपल्स पार्टी ने कोई बड़ी नेगोशिएट करके जो अहम वजारतें गिनी जाती हैं वो तो नहीं ली। पीपल्स पार्टी ने जो भी कहा गया हमने उनको एक्सेप्ट किया है। सदर मुमलिकत का ऑफिस तो खाली अभी है ही नहीं और आसानी से खाली हो भी नहीं सकता, क्योंकि उनकी अगर वो खुद इस्तीफा दें तो और बात है, अदरवाइज तो इम्पीचमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए, और 2/3 के लिए तो हमारे पास अभी वोट नहीं है। लिहाजा वो कोई इम्पीचमेंट तो पड़ी नहीं कि कल खाली सीट पड़ी है जो आपने लेनी हो। तो इसमें तो कोई ऐसी लॉजिकल बात है नहीं कि हम कोई नई चीज डिमांड कर रहे हो। हाँ, कई इश्यूज हैं जो हमारे बाकी इत्तेहादी जमातों के हैं, अलायंस के हैं, तो ये इतने बड़े इत्तेहाद के अंदर चीजें थोड़ी बहुत, मैंने पहले भी गुजारिश की बहुत सारे प्रोग्रामों में कि बड़े अलायंस में जहां एडवांटेज है कि बहुत सीनियर क़यादत बैठी है, आपस में मुशावरत करके वो बेहतर फैसला साजी कर सकेंगे, वहीं ये प्रॉब्लम भी छोटे छोटे आएंगे, लेकिन ये डेडलॉक नहीं बनेंगे। इंशाल्लाह हम इसको डायलॉग के जरिए हल करते चले। मतलब तो गवर्नर पंजाब का मसला भी डेडलॉक का शिकार नहीं है? पीपल्स पार्टी को ये ओहदा देने के लिए मान गई है नून लीग? ये हमारी पहले दिन से डिमांड थी, तय था, लेकिन इसमें कोई तातुल अगर आया भी है तो मेरा ख्याल है 1 आध दिन में हल हो जाए। तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज क्यों नहीं, अगर 9 जो इस वक्त बुजरा और मुशीर हैं पीपल्स पार्टी के वो सब आ गए काबीना में, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्यों नहीं हल्फ लिया आज वजारत खारजा का? ले लेंगे, बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना, ले लेंगे। अब जब बाकी सारी उनकी पार्टी ने हलफ ले लिया तो उनका हलफ कौन सा पीछे रह गया? उनकी पार्टी उनकी मर्जी से ही हलफ लेके बैठी है ना। और क्या वो सबके साथ हल्फ लेना नहीं चाह रहे थे, अकेले हल्फ लेना चाहते हैं अलग से, क्योंकि वो चेयरमैन है पार्टी के? जिस बंदे का नाम बिलावल भुट्टो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस मिजाज के नहीं है। आप जानते हैं ना, वो तो फकीर बनिश आदमी, उनमें आकड़ वो जो नौजवानों में होती है, इक़्तिदार भी हो, आप पार्टी के चेयरमैन भी हो और एक पीछे आपकी लेगेसी भी हो, तो काफी लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं। लेकिन बिलावल साहब आपने देखा है वो ही इज वेरी हम्बल, ज्यादा उनके अंदर ये तसव्वुर नहीं है। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, आपने अपने साथियों को लेकर साथ चलना होता है, हार्ट बर्निंग ना हो किसी और की। लेकिन हमारे अभी ANP के साथी हैं, अभी हमारे मेंगल साहब हैं, कुछ दोस्तों के एतराजात हैं, अगर सारे ही हम उसमें भाग जाएंगे, और भी कुछ चीजें हैं जो मैं अभी बयान नहीं कर सकता, तो उनको भी तो आपने सेटिस्फाई रखना होता है ना। सब वो क्योंकि आज एलामिया जो आया पीपल्स पार्टी का उसमें भी है कि अवामी नेशनल पार्टी BNP और मोहसिन दावड़ को वजारत मिलने के बाद हल्फ उठाना चाहते हैं। मैं उसमें सवाल ये उठ रहा है कि फिर पीपल्स पार्टी के बाकी लोगों ने क्यों हल्फ उठा लिया, बाकी क्यों काबीना में शामिल हो गए? देखिए, असल में मसला यह है कि जब पार्टी चेयरमैन कोई फैसला करता है तो उसकी सूरत हाल और होती है। हम यकीनन उनकी मर्जी से ही काबीना का हिस्सा बने हैं, उनके आशीर्वाद से ही बने हैं, और उस सारे अमल के अंदर वो खुद भी बैठे हुए थे। लेकिन आप अपने बाकी साथियों के साथ इजहार यकजहती के लिए भी कुछ मामला तो रखते हैं ना जी, कि मैं तो आपके साथ हूँ, लेकिन हम इस गवर्नमेंट के साथ भी हैं, और जो हमारे साथी अभी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने वो भी गवर्नमेंट के साथ है। उनकी नाराजगी नहीं है, उनके कुछ इश्यूज हैं जो मामला डिस्कस करके इंशाल्लाह रिजॉल्व करने हैं। उसमें कुछ वज़ीर आज़म साहब करेंगे, कुछ हमारे बाकी जगहों से डिस्कशन होंगी। मगर कायरा साहब, इस पर अब हुकूमत ने, जो गुज़िश्ता हुकूमत, उसने अभी से कहना शुरू कर दिया कि 2 वोट पे बनी है, और सदर मुमलिकत अगर इन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह दें तो ये कैसे ले पाएंगे? तो अगर सिर्फ मेंगल साहब ही नाराज हो जाएं तो कॉन्फिडेंस का वोट नहीं ले पाएंगे। सदर मुमलिकत अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, तो ये कंपनी चल पाएगी आपके ख्याल में?
पहली गुजारिश तो ये है कि ये कंपनी नहीं है, ये बड़ी संजीदा हुकूमत है और ये चलेगी। दूसरी गुजारिश ये है कि सदर मुमलिकत ने पहले ही इंतहाई बड़ा गैर आईनी काम किया है, उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाने से एतराज किया है और आरिफ अलवी साहब से ये तवक्को नहीं थी। ये कितना बड़ा क्राइसिस है कि एक सदर जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा है वो हुकूमत की मुखालिफ लॉबी यानी वो अपोजिशन बन के बैठ गया है। वो अपोजिशन की जमात की वजह से मुंतखब हुए, वो उनके मेंबर हैं यस, लेकिन उनका आईनी होता इस बात का तकाजा करता है कि वो अपनी किसी हद तक न्यूट्रलिटी जरूर रखे अपनी जिम्मेदारियों की हद तक। लेकिन अगर वो हुकूमत की अपोजिशन बन जाए और गवर्नर पंजाब में वहां की हुकूमत की अपोजिशन बन जाए तो फिर तो शाहजेब साहब ये निजाम नहीं चला करते। और अगर डेडलॉक क्रिएट करके खान साहब की जमात इस तरह के डेडलॉक और सदर मुमलिकत और गवर्नर उसमें शामिल हो जाएं तो फिर उसकी सजा भी पाएंगे। तो क्या सजा हो सकती है सर? कोई सियासी सजा ही हो सकती है ना, हम कोई कानूनी सजाएं देने वाली अदालतें तो नहीं है। बहुत शुक्रिया। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो पंजाब की सूरत हाल पर भी बात कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि पंजाब में वज़ीर आला नहीं है और हमजा शहबाज इलेक्ट तो हो गए हैं मगर इस वक्त गवर्नर उनसे हेल्प लेने को तैयार नहीं है। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस खत्म तो हो गया है मगर तनाज़े अब तक बरकरार है और ये तनाज़ा तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का सबब बन सकता है। और वो मामला ये है कि दरअसल काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का मास्टरमाइंड कौन था, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मामले को गलती करार दे दिया और जिम्मेदारी साबिक वज़ीर कानून फरूक नसीम पर डाल दी है। जबकि फरूक नसीम ने दावा कर दिया है कि इतने हसास मामले की समरी और फिर रेफरेंस वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर वजारत कानून आगे बढ़ा ही नहीं सकती थी और वज़ीर आज़म ने बाकायदा इसके लिए इसरार किया था। और फिर साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने फरूक नसीम को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि काबीना में उनकी मुखालफत के बावजूद फरूक नसीम इस मामले पर इसरार करते रहे। जिसके बाद फरूक नसीम ने फवाद चौधरी को जवाब देते हुए कहा कि रेफरेंस काबीना के जरिए तो गया ही नहीं है, तो फवाद चौधरी काबीना के वो मिनट्स दिखा दें जिसमें उन्होंने मुखालफत की है, क्योंकि ये तमाम बातें बकवास हैं। यानी कोई इस मामले की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और बज़ाहिर लग रहा है कि ये सारा मामला बदनीयती पर मबनी है। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम में साबिक DG बशीर मेमन भी ये कह चुके हैं कि उन्हें वज़ीर आज़म हाउस बुलाकर जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाने का कहा गया था और वज़ीर आज़म ने कहा था कि आप हिम्मत करो, आप कर सकते हो। प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आप हिम्मत करो और मतलब कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि केस क्या है। जब गए शहजाद अकबर के कमरे में तो उधर जाकर के उन्होंने यही बात की कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाना है। फिर वहाँ से हम तीनों, मैं, आजम, शहजाद अकबर साहब, हम मिलकर गए फरूक नसीम साहब के ऑफिस में, जहाँ पे अशफाक भी मौजूद थे। फरूक नसीम साहब भी कन्विंस थे कि ये बनना चाहिए और आप ये रोल अदा करो। मैंने कहा भाई FIA नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है ये। उन्होंने कहा कि नहीं, मिल के कर लेंगे और FBR और आप मिलकर करो और ये जो भी है। लेकिन आई रिफ्यूज्ड, ये FIA नहीं करेगी। एज एन इंस्टीट्यूशन हम अपने आप को ख़राब नहीं कर सकते। और अब साबिक मुतालिका वज़रा और वज़ीर आज़म इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में नंबर 14 के मुताबिक अगर काउंसिल को पता लगता है कि जो मवाद या सबूत जज के खिलाफ रेफरेंस के लिए जमा किया गया वो गलत मवाद है और असल में नियत जज को बदनाम करना है और अदालत की साख मजरू करना है, तो काउंसिल उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर सकती है जिन्होंने ये मालूमात फराहम की हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि जब साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर कानून जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो आगे जाकर फिर से ये मामला उठे और जो लोग इसमें मुलव्विस थे उनको कार्रवाई का सामना करना पड़े, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रेफरेंस कदम करार दिए जाने के बाद ये मामला खत्म हो गया है। इस पर अहम कानूनी राय आपके सामने रखेंगे। मगर दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा गुज़िश्ता 18 दिन से बगैर किसी मुंतखब वज़ीर आला के चल रहा है और सूबे में इस वक्त एक बहरानी कैफियत है। पहले गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने हमजा शहबाज से वज़ारत आला का हल्फ लेने से इनकार कर दिया और फिर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गवर्नर को हटाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समरी अभी तक मंजूर नहीं की है और गवर्नर को काम जारी रखने के अहकाम जारी कर दिए हैं। और अब तहरीक इंसाफ उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के मामले पर वही एतराज़ात उठा रही है जो गुज़िश्ता दिनों नून लीग ने उठाए थे, मगर उस वक्त तहरीक इंसाफ ने नून लीग के मौक़िफ़ को गलत करार दिया था और वो ये कि उस्मान बुज़दार का दिया गया इस्तीफा गैर आईनी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे से मुतालिक एडवोकेट जनरल से जो राय मांगी थी उस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने गवर्नर पंजाब को अपनी कानूनी राय से आगाह कर दिया है और मौक़िफ़ अख्तियार किया है
कि उस्मान बुज़दार का वजीर आजम के नाम इस्तीफा आइन की खिलाफवर्जी है। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे से आर्टिकल 130 के सबसेक्शन 8 के आइनी तकाजे पूरे नहीं हुए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा गवर्नर के बजाय वजीर आजम के नाम लिखा। वजीर आला को इस्तीफा तहरीरी तौर पर गवर्नर के नाम देना था। उस्मान बुज़दार ने टाइपशुदा इस्तीफे में वजीर आजम को मुखातिब करके दस्तखत किए। उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा वजीर आजम को दिया जो उसको मंजूर करने के मजाजी नहीं थे। ये तमाम इख्तियारात आइनी तौर पर गवर्नर पंजाब के पास हैं और एडवोकेट जनरल की राय पर गवर्नर पंजाब ने आइनी माहिरीन का इजलास तलब कर लिया है। यानी तहरीक इंसाफ पूरी कोशिश कर रही है कि हमजा शहबाज वजीर आला मुंतखब तो हो गए हैं मगर ओहदे पर फाइज होने से पहले ही उनका रास्ता रोका जाए और उस्मान बुज़दार को ओहदे पर बरकरार रखने की कोशिश की जाए। आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त उस्मान बुज़दार का वो इस्तीफा मौजूद है जिसमें वो वजीर आजम को एड्रेस करके इस्तीफा दे रहे हैं, मगर उनका इस्तीफा कबूल कर लिया गया था, मगर अब राय बदल गई है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि पंजाब असेंबली के जिस इजलास में हमजा शहबाज वजीर आला मुंतखब हुए वो लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हुआ था और 16 अप्रैल यानी हफ्ते के रोज पंजाब के हंगामा खेज इजलास में अक्सरियती अरकान ने हमजा शहबाज को पंजाब का वजीर आला मुंतखब किया, मगर इतवार के दिन गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने हमजा शहबाज की हलफबरदारी मौखर कर दी और जवाब दिया कि सेक्रेटरी पंजाब असेंबली में हंगामा आरई पर बनाई गई रिपोर्ट की बुनियाद पर उस वक्त तक के लिए पंजाब के नौ मुंतखब वजीर आला की हलफबरदारी की तकरीब मौखर की जाती है जब तक कि गवर्नर इस हवाले से मुतमईन नहीं हो जाते कि उनका इंतखाब आईनी तरीके से हुआ है। और इस बहरानी कैफियत ने मज़ीद शिद्दत उस वक्त इख्तियार की जब इतवार के रोज ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवाई, मगर आरिफ अलवी ने समरी अब तक मंजूर नहीं की है और गवर्नर पंजाब को हिदायत जारी की हैं कि समरी की मंजूरी तक वो अपना काम जारी रखें। और नून लीग ने इस कशमकश में आज लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 1 अप्रैल को उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी के बाद से वजीर आला का दफ्तर खाली पड़ा है। गवर्नर पंजाब का हमजा शहबाज से हल्फ ना लेना सियासी दावपेच और बदनीयती है। सदर, स्पीकर और गवर्नर के दफातर का काम पार्टी की पॉलिसीज इख्तियार करना नहीं होता, मगर रजिस्ट्रार ऑफिस ने दौरान स्क्रूटनी दरख्वास्त को नामुकम्मल करार देते हुए उसे वापस कर दिया है और इम्कान है कि नून लीग की जानिब से कल दोबारा दरख्वास्त दायर की जाएगी, क्योंकि नून लीग के पास बज़ाहिर अब अदालत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस वक्त दो अहम आईनी ओहदे यानी सदर मुमलिकत का ओहदा और गवर्नर पंजाब का ओहदा तहरीक इंसाफ के पास है। और आम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के बाकी 3 सूबों में तैनात गवर्नर्स ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत के होते हुए गवर्नर नहीं रह सकते, मगर पंजाब में गवर्नर का ओहदा अपने पास रखकर मुसलसल हमजा शहबाज के वजीर आला बनने के अमल में रुकावट डाली जा रही है। और कानूनी माहिरीन का कहना है कि सदर पाकिस्तान गवर्नर पंजाब की तब्दीली को ज्यादा से ज्यादा 25 दिन तक इल्तवा का शिकार कर सकते हैं। यानी जहां तहरीक इंसाफ पंजाब में हमजा शहबाज की वजारत आला के लिए रुकावट बनी हुई है, तो वहीं उस्मान बुज़दार के इस्तीफे से मुतालिक भी तहरीक इंसाफ ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। लेकिन इस तनाज़े की कोई कानूनी हैसियत भी होगी, इस हवाले से कानूनी राय आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून सलमान अकबर राजा साहब। सलमान अकबर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, अब एक नया कानूनी नुक्ता खड़ा कर दिया गया है और वो ये कि उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा क्योंकि वज़ीर आज़म के नाम नहीं दिया था इसलिए उनका इस्तीफा नहीं हुआ है। क्या ये मुमकिन है कि दोबारा वही अदम एतमाद की तरफ और उसके बाद दोबारा एक नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए? क्या कहता है आइन और कानून इस हवाले से? देखिए, जो गवर्नर साहब अब पोजीशन अपना रहे हैं उसमें मैं समझता हूं सियासत हो रही है। देखिए, आइन में ये जरूर लिखा है कि वजीर आला जब इस्तीफा देंगे तो इस्तीफा जो है वो गवर्नर को एड्रेस होगा, यानी कि उसमें जो मुखातिब है वो गवर्नर होगा। लेकिन बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा जो था वो वजीर आजम को मुखातिब किया गया, लेकिन जाहिर है कि उस इस्तीफे में ऐसी कोई बात थी जिसकी वजह से वो बिलाखिर गवर्नर साहब तक पहुंचा। गवर्नर साहब ने उसको कबूल किया। कबूल करने के बाद आइन की एक और शिक है, उसके तहत वजीर आला साहब को कहा कि अब आप अगरचे इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन आप काम जारी रखिए, यानी कि उन्होंने उनके इस्तीफे को कबूल कर लिया। माना कि ये इस्तीफा जो है आइन के मुताबिक है, मैं इसको कबूल करता हूं और अब आप काम जारी रखिए। उसके बाद एक इलेक्शन भी हो गया ऐवान में, वो इलेक्शन हाई कोर्ट के हुक्म के तहत हुआ। उस इलेक्शन के तहत एक नया वजीर आला भी मुंतखब हो गया। तो कानून में हम एक इस्तिलाह और एक तसव्वुर इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शन। अब ये मामला हो चुका है, ये आगे बढ़ गई है बात। अब ये कहना कि हम ये तसव्वुर करेंगे कि इस्तीफा हुआ ही नहीं और उसके बाद के तमाम जो वाकयात हैं वो कलअदम है, ये मेरी नजर में बिल्कुल एक गलत राय है। और अगर ये मामला अदालत में जाता है तो अदालत इस हवाले से यकीनन तस्हीह करेगी। अब आप घड़ी को वापस वहां नहीं ले जा सकते जहां ये वजीर आला के इलेक्शन से पहले थी या इस्तीफा कबूल होने से पहले थी। तो ये तो मामला है गवर्नर साहब की हद तक। जहां तक ताल्लुक है सदर मुमलिकत का,
उनका ये कहना कि मैं गवर्नर को जो तब्दील करने की समरी है या एडवाइस है उस पर अमल नहीं करूंगा, एक आईनी गुंजाइश है उनके पास, वो 15 दिन बैठ सकते हैं, फिर उसको वापस भेजें उस मशवरे को कि गवर्नर को हटाया जाए। उसके बाद जब दोबारा उनको अगर वही हिदायत या सिफारिश या मशवरा आता है तो उस पर फिर वो 10 दिन ले सकते हैं। तो वो ज्यादा से ज्यादा ये 20-25 दिन का जो जो ताखीर है वो कर सकते हैं, लेकिन बिलाखिर तो उनको बात मानना पड़ेगी। और इसी तरह गवर्नर साहब भी अगर बात मान जाएं तो बेहतर है, वरना मेरी नजर में इस मामले में हाई कोर्ट में अगर पिटीशन होती है तो उनको एक वाज़ेह हिदायत जारी हो जाएगी। वैसे एक और अहम मामला है, वजीर आजम ने गलती तस्लीम कर ली है। फायजीसा साहब के खिलाफ रेफरेंस के हवाले से जिम्मेदारी वजीर कानून पर डाली। वजीर कानून ने कहा कि वजीर आजम तो इस हवाले से इसरार कर रहे थे। माजी में बशीर मेमन साहब भी कह चुके हैं कि वजीर आजम ने उनको बुलाकर क्या कहा था, फिर वजीर कानून ने क्या कहा था। अब जो रूल नंबर 14 है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, वो कहता है कि अगर ये साबित हो जाए कि मवाद गलत था और असल में नियत जज को बदनाम करना और अदालत की साख मजरू करना है तो इस पर कार्रवाई हो सकती है। आपके ख्याल में मसला खत्म हो गया, रेफरेंस पहले ही अदालत का रदम करार दे चुकी, वजीर आजम ने गलती मान ली, तो आगे बढ़ा जाए, या आपके ख्याल में इसका नोटिस ले सकती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल? देखिए, जिस रूल का आपने हवाला दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, वो ये कहता है कि इफ द इंफॉर्मेशन इज मटीरियली फॉल्स या द रेफरेंस वाज सेंट सोनली फॉर द पर्पस ऑफ मैलाइनिंग अ जज। अब उस सूरत में यानी कि मकसद उसका सिर्फ ये था किसी जज की एक तरह से तज़हीक करना, उसकी शोहरत पे हमला करना, या जो बात की गई वो कुल्ली तौर पे झूठ थी। लेकिन क्या ऐसा था, इसका फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही ने करना है। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही की जवाबदीद है कि क्या वो इस रूल के तहत कोई कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। लिहाजा ये ऐसा मामला है जिसके हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि कोई अदालत हिदायत दे सकती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक बहुत ही आला तरीन आईनी इदारा है, उसको तो कोई हिदायत मेरी नज़र में नहीं दे सकता, मासवाए कुछ सूरतों में सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है। लेकिन उसके अलावा तो ये मुमकिन नहीं होगा कि उनको ये कहा जाए कि आप कार्रवाई शुरू करेंगे, उनकी अपनी जवाबदीद है। जो माजी में हमने देखा कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी और गालिबन अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो इस वक्त तश्कील है, दो आरा मौजूद हैं। तो मेरी नज़र में तो फरासत अब यही है कि इस मामले को आगे ना छेड़ा जाए। जहां बात आ चुकी है, एक तरह से मैं समझता हूँ एक खात्मा हो गया है इस मामले का, उसको वहीं छोड़ दिया जाए। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने या साबिक वजीर आजम साहब ने एक तासुफ का इजहार किया है, उसको भी तारीख का हिस्सा बना दिया जाए और अब हम आगे बढ़ जाएं। बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुना। इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।